वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विषय हिंदी का आपके रहने वाला है पेपर। ठीक है, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे और जो 80 नंबर का ये आपके पेपर रहने वाला है। तो पेपर सामान्य रूप से शुरू होता हुआ खंड तक पहुंचता है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न अपन को दे रखा है, निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर सभी अपन को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे जो कि 15 तक चलेंगे और ये सारे की जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे क्या। तो देखो सबसे पहले इसमें अपन को प्रश्न दे रखा है कि निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होगा क्या। तो निम्न सर्वनाम अपने पास जो सर्वनाम हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, जो हो जाएगा क्या। ठीक है, तो इसमें अपने पास ऑप्शन नंबर ब आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा है यहाँ पे अपने पास, कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का नहीं है क्या। तो देखो लालमुख कर्मधारय समास का उदाहरण है। सच्चरित जो है वो भी आपके क्या कहते हैं, इसका उदाहरण है। और जो चरण कमल है वो भी इसका उदाहरण है अपने पास। पदभ्रष्ट ये अपने पास तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे शिक्षक जो है अपने पास इसमें हो जाएगा सेकंड वाला, ये वाला होगा नहीं, विद्यार्थी नहीं होगा, मंत्री नहीं होगा। महेंद्र जो है यहाँ पे नाम आया है स्पेशली, तो जो नाम होते हैं वो संज्ञा में आ जाते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक का ये उदाहरण हो जाएगा अपने पास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला दे रखा है अपने पास, रूप परिवर्तन के आधार पर पदभेद कितने प्रकार के होते हैं क्या। तो अपन यहाँ पे पदभेद बताने हैं फोर्थ वाले में। तो अपने पास फोर्थ वाले में ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या। अगला दे रखा है पांचवा, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ लेके जाते थे। जो बाल गोविंद भगत थे अपनी जो पैदावार थी उसको कहाँ पे लेके जाते थे, वो लेके जाते थे कहाँ पे, कबीरपंथी मठ में लेके जाते थे। ठीक है, तो पांचवें में अपने पास जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो छठा वाला प्रश्न है वो देखिए, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद के गुरु कौन थे क्या। ठीक है, मतलब उसके उस्ताद और गुरु मतलब कि कौन थे उनके, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा अपने पास अली बख्श उनके जो थे गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं 7 वाला, उसमें देखा है संस्कृत व्यक्ति के कार्य के पीछे कौन सी भावना रहती है क्या। ठीक है, तो बताओ इसमें अपने पास कौन सा आंसर रहेगा, आप कमेंट करके आपको हमें आंसर बता सकते हैं। 7 वाले में अपने पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जन कल्याण की भावना। अगला देखा है, लेखिका बचपन में कैसी दिखती थी। तो जो लेखिका थी वो बचपन में कैसी दिखती थी, मरियल सी, दुबली और काली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल मुनि जड़ जान ही मोही पंक्ति में रेखांकित पद का अर्थ क्या है, मतलब कुछ जड़ का अर्थ बताना है कि भाई जड़ का अर्थ क्या होता है यहाँ पे। तो जड़ का अर्थ अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख होता है क्या। ठीक है, अगला देखा है, संगतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा न उठाए जाने पर क्या समझना चाहिए क्या। तो अपने पास इसमें आ जाएगा संगतकार की इंसानियत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 प्रश्न देखिए, आत्मकथा कविता में थके पथिक की पंथा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है क्या। तो इसमें जो अपने पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जयशंकर प्रसाद यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्या। 12वां दे रखा है, फसल कविता हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती है। तो यहाँ पे हमें किस संस्कृति के लेके जाती है, वो किसी संस्कृति तक हमें वो ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12वां, लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे। जो लेखक थे उनके पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे, तो वो खिलाते थे उन्हें गोरस और भात। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या। अगला प्रश्न दे रखा है अपने पास यहाँ पे, जितेन ने खेदुम को किनका निवास बताया है क्या। किसका निवास बताया था यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवी देवताओं का उसने बताया था क्या। ठीक है, लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है। तो लेखकों के सामने यहाँ पे कौन सी व्यवस्था होती है, उनके सामने संपादकों को आग्रह की होती है, प्रकाशक के तगाजे की होती है, आर्थिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या। दूसरा प्रश्न दे रखा है हमें यहाँ पे अपन को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे आपके पास 4 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें अपन को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सभी प्रश्न 1-1 नंबर के रहेंगे, टोटल 4 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे क्या। तो देखिए पहला प्रश्न दे रखा है, जहाँ 2 वस्तुएं या व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाए वहाँ कौन सा विशेषण मेरे पास होता है। तो वहाँ पे अपने पास आएगा उत्तरावस्था, इसमें हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे आपको उत्तरावस्था लिखना है। अगला दे रखा है, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें अपन कौन से प्रत्यय कहते हैं, उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अगला दे रखा है, निश्चित शब्द में कौन सा उपसर्ग आएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे अपने निस आ जाएगा क्या। अगला दे रखा है, रामानुज में
कौन सी संधि है, तो रामानुज में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, इसको पढ़ के आपके ये जो निम्न प्रश्न दे रखे हैं उनको यहाँ पे आपको हल करना है क्या। ठीक है, तो पहला प्रश्न दे रखा है आपको यहाँ पे, गद्यांश का आपको यहाँ पे उचित शीर्षक बताना है। तो यहाँ पे गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा मेरे पास, कबीर का समन्वयवाद या समन्वयवाद के कवि कबीर। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी यहाँ पे एक लिख सकते हैं। ठीक है, कवि ने किस भक्ति का मार्ग का प्रसार किया है, तो कवि ने किसका किया है, निर्गुण का किया है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कबीर ने हिंदू मुस्लिम के मध्य कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है, कवि ने यहाँ पे हिंदू समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया है। ठीक है, आप यहाँ पे समन्वयवादी लिख सकते हो। अगला दे रखा है सगुण शब्द का विपरीत अर्थ बताना है आपको, तो सगुण का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अपने पास यहाँ पे भी लिखा था अपने, निर्गुण हो जाएगा। ठीक है, इसमें निगुण आ जाएगा। अगला दे रखा है कबीर ने अपने ज्ञान का उपदेश किस भाषा में दिया है। ठीक है, तो कबीर ने अपने किस में दिया था, उसने अपने दिया था आम बोलचाल की भाषा में, अर्थात खिचड़ी भाषा में दिया था क्या। ठीक है, आपको हमें मिल भी जाएगा इसमें। कबीरदास ने किसका विरोध किया था, तो कबीरदास ने किसका विरोध किया था, कबीरदास ने कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध यहाँ पे किया था क्या। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको आंसर इसमें मिल जाएंगे, वैसे इसके सभी आंसर मैंने बता दिए हैं। अगला दे रखा है आपको निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखना है क्या। तो यहाँ पे 6 प्रश्न दिए जाएंगे, सब एक नंबर के रहेंगे, तो उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके जो शीर्षक है उसमें आपका 1 नंबर कट सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते चले ताकि आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें दे रखा है पद्यांश का अपन को उचित शीर्षक लिखना है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं नींद से जागो और आलस्य। आप 3 यहाँ पे 3 बताता हूँ मैं आपको, 3 में से आप कोई भी लिख सकते हैं, या तो नींद से जागो या फिर आलस्य या फिर प्रमोद त्यागो क्या। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं क्या। ठीक है, अगला दे रखा है पुण्य का निवास कहाँ रहता है, प्रतीकात्मक अर्थ बताइए क्या। ठीक है, तो जो पुण्य का निवास होता है वो वीरतापूर्वक कार्यों में रहता है क्या, आप इसमें ये लिख सकते हैं क्या। अगला दे रखा है पुण्य की सखी कौन होती है, तो पुण्य की सखी कौन होती है, तलवार होती है। जहाँ तलवार नहीं वहाँ क्या होता है, जहाँ तलवार नहीं होती वहाँ स्वार्थ की विजय होती है क्या। ठीक है, अगला दे रखा है बाहुबल का जो अपलापी है वो पंक्ति में अपलापी शब्द का आपको अर्थ बताना है, तो अपलापी शब्द का क्या होता है, छिपाना होता है, आप जहाँ पे छिपाना लिख सकते हैं। वहाँ अगला दे रखा है धर्म जहाँ भीरू बनकर सोता है वहाँ क्या होता है, जहाँ वो ऐसे प्रकार से होता है वहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें प्रचंडतम आग पैदा होती है वहाँ पे। ठीक है, प्रचंडतम आग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। यहाँ पे इसको आपको दे भी रखा है पावक प्रचंडनम। ठीक है, तो पावक अपन जानते हैं आग होती है, और प्रचंडतम बिल्कुल आप इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं क्या। तो अब यहाँ से अपना खंड ब शुरू होता है। इसमें अपन को जो इसके जो उत्तर होंगे वो अपन को 40 शब्दों में लिखने हैं अपन को यहाँ पे। तो 5 दे रखा है नेताजी का चश्मा कहानी में निहित देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में लिखना है, तो आपको बिल्कुल अपने शब्दों में लिखना है। तो आप जो आपने इस पाठ से सीखा है वो आपको इसमें बिल्कुल आप लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखोगे तो आपको जो एग्जामिनर है वो बहुत अच्छे नंबर यहाँ पे देगा क्या। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेताजी का चश्मा, ये पेपर में पूछा जाएगा, तो आप इस पार्ट को अच्छे से ही पढ़ के जाएँ वहाँ पे, और ताकि आप इसको वहाँ पे लिख सकें क्या। अगला प्रश्न दे रखा है लेखक किस बात से भयभीत है, आप उसके भय को दूर करने के लिए क्या सुझाव देना उचित समझेंगे क्या। तो देखो जो लेखक जो था वो बढ़ती हुई असंस्कृति भावना से भयभीत था, क्योंकि इसमें उसके मानव संस्कृति का घोर अनर्थ हो जाएगा। इस स्थिति में भय को दूर करने के लिए सुझाव यह है कि वो हमारा वैज्ञानिक विकास और कल्याणकारी भावना जो है उसको लेकर हो, प्राप्त उपलब्धियों का उपयोग स्वार्थ से ऊपर उठकर होना चाहिए, जिसमें परोपकार की भावना अपने पास यहाँ पे विद्यमान होनी चाहिए क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न आता है अपने पास यहाँ पे, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य से मुखरित हो उठी क्या। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं उद्धव ज्ञानी थे, नीतिज्ञ थे, इसी कारण वो नीति और ज्ञान की बातें करके गोपियों के मन को कृष्ण के प्रेम से हटाकर निर्गुण ब्रह्म भक्ति की ओर ले जाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन गोपियाँ जो थी वो वाक चातुर्य के सामने खड़े नहीं रह सकते थे और हार गए, क्योंकि गोपियों के पास निश्चल एक निष्ठ जो कृष्ण प्रेम की जो शक्ति थी वो उसको ही मानते थे, और उनके जो वाक चातुर्य से वो क्या हो उठी थी, मुखरित हो उठी थी क्या। ठीक है, आप इस प्रकार से इसमें लिख सकते हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये वाला नेताजी का चश्मा। और ये जो दोनों पार्ट है यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आने की संभावना आपके 100% रहेगी। आप ऐसे पाठों को बिल्कुल चुनाव करके उनको अच्छे से पढ़ें।
अगला दे रखा है आपको यहाँ पे, कभी बादल की फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों कहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो बादल की फुहारें रिमझिम बरसने या के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि गरजना क्रांति का सूचक है। कवि इससे सामाजिक जीवन के परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की अवस्था को बताना चाहता है। कवि क्रांति के द्वारा शोषित वर्ग का शोषण से मुक्ति भी क्या करता है, क्या चाहता है, दिलाना चाहता है। वे शोषण से मुक्ति होनी चाहिए, ऐसा कवि कहता है क्या। अगला दे रखा है, जितेन ने लेखिका को गुरु नानक के विषय में क्यों जानकारी दी, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर अपन को स्पष्ट करना है क्या। तो अपन इसमें लिख सकते हैं, पवित्र स्थान से लौटते समय जितेन ने लेखिका को एक स्थान पर जानकारी देते हुए बताया कि मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं कि गुरु नानक की थाली से थोड़े चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिन जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है, अर्थात उन्हें जानकारी दी कि गुरु नानक ने उस क्षेत्र में भी यात्रा की थी क्या। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं क्या। 10वें में दे रखा है अपन को यहाँ पे, एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में लिखी है क्या। ठीक है, तो इस पर अपन को अपने शब्द आपके शब्दों में लिखना है, तो ठीक है आप इसको लिख ही देना। ठीक है, अगला दे रखा है अपने पास यहाँ पे 11वां, फूंक से पहाड़ उड़ाने का मुहावरा अपन को आपको बताना है, भाई उसका अर्थ क्या होगा और अपन को वाक्य में इसका प्रयोग करना है। तो फूंक से पहाड़ उड़ाने का अर्थ होता है काल्पनिक बातें करना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रमेश अपनी बातों से ऐसा लगता है कि वो फूंक से पहाड़ उड़ा रहा है क्या। ठीक है, आप इसमें ये लिख सकते हो क्या। अगला प्रश्न दे रखा है 12वां, यहाँ पे आपके खंड से शुरू होता है, यहाँ पे आपको गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, ये गद्यांश वही हैं जो आपने बिल्कुल पाठों में पढ़े हैं, मतलब आपके सिलेबस में है, तो आप इन दोनों को पढ़कर उनके उत्तर इसमें से निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये अपने खंड स का प्रश्न नंबर 12वां है क्या। पीछे इसके 2 प्रश्न और दिए गए हैं। अपने हाथों विश्वासघात ने लेखिका के पिताजी को कैसा बना दिया था, और दूसरा दे रखा है इसमें अगला, मतलब 4th वाला, लेखिका अपने पिताजी के अपने हाथ पर मूंदकर विश्वास करने का क्या परिणाम निकला। ठीक है, तो इनके आप उत्तर लिख सकते हो उसमें। अगला दे रखा है, इसी के साथ जैसे आपके 2 गद्यांश आए थे वैसे कैसे यहाँ पे 2 पद्यांश आते हैं, ये 2 भी वही होते हैं जो आपने बिल्कुल पढ़ रखे हैं क्या। तो इनके आंसर निकालने में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ये आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको वहाँ पे इसके उत्तर बता देंगे क्या। अगला दे रखा है 14वां क्वेश्चन, इसमें दे रखा है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों को महसूस हुआ, वो उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। ठीक है, ये 60 से 80 शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, ये वाला नवाब वाला जो पार्ट है यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और एक अगला जो दे रखा है उसमें दे रखा है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का गायक क्यों कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, दोनों आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगला दे रखा है 15वां, आत्मकथ्य कविता के आधार पर जयशंकर प्रसाद के जीवन यथार्थ अभाव पक्षों में जो मार्मिक अभिव्यक्ति है उसे अपने शब्दों में लिखना है। आपको अपने शब्दों में लिखना है कि भाई जयशंकर प्रसाद की जो जीवन का यथार्थ था, अभाव पक्ष थे, मार्मिक अभिव्यक्ति थी, उनको आपको अपने शब्दों में बताना है। अगला दे रखा है, सफलता के चरम शिखर तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ जाता है, तब उसे सहयोग किस प्रकार से संभालते हैं क्या। तो यहाँ पे आपको दोनों में से कोई एक यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे करना है क्या। तो सीधा पेपर में जो छपने वाला प्रश्न है वो देखो यहाँ पे दे रखा है, सूरदास के व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व, मतलब कि जो उनका जो व्यक्तित्व था उनके बारे में और जो उन्होंने कृतियाँ लिखी थी उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता तो आप ये वाला प्रश्न देखिए, यतेंद्र मिश्र वाला, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखना है और जो कृतियाँ उन्होंने लिखी है उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है क्या। ठीक है, और जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वो मैंने आपको बता रखा है कि माता का अंचल जो पार्ट है वहाँ से आपके एक प्रश्न आने की संभावना है, बिल्कुल 4 नंबर या 3 नंबर में आपके प्रश्न वहाँ पे बिल्कुल सीधा आएगा ही आएगा। तो आप इसके साथ बिल्कुल भी रिस्क ना लें, इस वाले पार्ट को तो अच्छे से कंप्लीट करके ही जाएँ आप यहाँ से। ठीक है, और दूसरा दे रखा है साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, चांसेस है कि माता का अंचल से आपका प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, अगला दे रखा है अपने यहाँ पे आपको एक निबंध लिखना है, साइबर अपराध के बढ़ते कदम। ठीक है, साइबर अपराध के आधार पर आपको यहाँ पे एक निबंध लिखना है जिसके 4 टॉपिक अपने यहाँ पे दे रखे हैं इस प्रकार से। अगर आपको ये नहीं आते तो आपके बाकी की जो 3 है वो इस प्रकार से हैं, ये दूरदर्शन, वरदान या अभिशाप, अगला दे रखा है आदर्श विद्यार्थी, और अगला दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक वाहन आज की आवश्यकता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये 4 हैं और ये इनको करने के लिए आपको 6 नंबर वहाँ पे दिए जाएंगे क्या।
यहाँ पे आपको 19वां प्रश्न में दे रखा है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा का कक्षा 10वीं का छात्र रितेश मानते हुए आपको विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेलकूद व्यवस्था को सुचारू रूप से करवाने का प्रार्थना पत्र आपको यहाँ पे लिखना है क्या। ठीक है, अगला लिख सकते हैं आप यहाँ पे, केशव शर्मा उज्जैन निवासी हैं, इंदौर निवासी अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिसमें ग्रीष्म अवकाश एक बार उसके साथ आप मुंबई जाने मतलब मुंबई में बिताने का आग्रह आपको करना है क्या। ठीक है, इसी के साथ आपका गुड क्वेश्चन समाप्त होता है। और आप आखिरी इसमें जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि नवसृजन संस्था के दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियाँ की बिक्री हेतु एक आपको यहाँ पे विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, और अगला दे रखा है आपको यहाँ पे अथवा लगा के, आपकी बड़ी बहन संगीता को सिखाने की एक संस्था खोली है, इसमें आपको 25 से 50 शब्दों में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है क्या। ये प्रश्न आपके लिए 4 नंबर का रहेगा। और इसी के साथ ये जो आपका इंपॉर्टेंट पेपर था यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। इसको अधिक से अधिक व्यक्तियों तक शेयर करें ताकि हमें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिल सकेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।